लेक्चर है यूएस हिस्ट्री का वो कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने देखा था प्रीवियस अपने लेक्चर में कि जो कि मुल्क है यूएस, वो जिस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है वहाँ पे यूरोपियंस के आने से पहले वहाँ पे कौन से कल्चर्स थे, उनके क्या फीचर्स थे, किस किस्म के वो लोग थे, और यूरोपियंस जो थे वो क्यों यहाँ पे आए, उन्होंने क्यों कॉलोनाइज किया, उनकी क्या जो है वो वेरियस मोटिवेशंस थी। हमने यूरोप के कल्चर को भी थोड़ा समझा, यूरोप की सोच को समझा, उनकी मोटिवेशंस को समझा, व्हाट वर द मोटिवेशंस फॉर कॉलोनाइजेशन। और फिर हमने देखा कि कैसे स्पेन ने मैसिवली कॉलोनाइज किया। स्पेन बिकेम अ वर्ल्ड पावर एट दैट टाइम बाय एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। फिर हमने देखा कि फ्रेंच और डच की सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ द अमेरिकन colonial identity came into being. So we will be discussing the development of American colonial identity and what were the socio-intellectual influences on the people living in those 13 colonies. 13 colonies हमें पता है, और different colonies थी, उनके डिफरेंट डायनामिक्स थे, लेकिन ओवरऑल जो है वो उनमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी थी। दे वर सेपरेट फ्रॉम द मदर लैंड जो कि ब्रिटेन थी, और बहुत से ऐसे डायनामिक्स हैं जो उनको यूनाइट भी करेंगे। तो वो क्या कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस थे जिसकी वजह से जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे वो इकट्ठे हुए एंड दे रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। थोड़ा सा पहले आप ये समझें कि What is the context we are talking about? क्या कॉन्टेक्स्ट है, और थोड़ा सा आप ये समझें कि उस टाइम पे यूरोप में जो पॉलिटिकल थीरी थी, जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की थीरी थी, उसको कहा जाता था डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। ये हमने कल भी बात की थी। और डिवाइन राइट ऑफ किंग्स क्या चीज़ है कि जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, जैसे आजकल वी आर सो यूज्ड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कि हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं, हम डेमोक्रेसी को ग्रांटेड लेते हैं, पर उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मिडीवल टाइम में जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स की थीरी थी, उसके मुताबिक सबसे ऊपर उस स्ट्रक्चर में लाइज गॉड, और जो गॉड है वो थ्रू द पोप मोनार्क को वो लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स टू रूल ओवर द पीपल। ये एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की जो है वो एक थीरी थी कि क्यों बादशाह रूल करे सब पे, क्योंकि उसको खुदा ने ये पावर दी है। वो खुदा के थ्रू, रिलीजन के थ्रू अपनी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थी उसको कायम करता था। अब इस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक फिलॉसफी विच इज नोन एज एनलाइटनमेंट फिलॉसफी। ये एक रेवोल्यूशन आया था, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया था यूरोप में, लेकिन उसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट वाज द एनलाइटनमेंट फिलॉसफी फाइटिंग अगेंस्ट, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इट केम। तो इस वक्त यूरोप कैसा था? सो द यूरोप बिफोर एनलाइटनमेंट फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसमें हमने देखा कि डिवाइन राइट ऑफ किंग्स थी, थीरी थी। उस थीरी के तहत जो बादशाह थे वो रूल करते थे लोगों के ऊपर, और उनकी एब्सोल्यूट पावर थी उन बादशाहों की। उनकी पावर लिमिटेड नहीं थी, बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर थी। और उस एब्सोल्यूट पावर की वजह से वो कोई भी अपने सिटीजन को, ना उनके राइट्स थे, सिटीजन्स के साथ जो चाहे वो सलूक करते थे। देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कुछ जगहों पे कैथोलिक रिलीजन था, कुछ जगहों पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन कहीं पे भी आप डिफरेंस नहीं कर सकते थे। दूसरा, आप अगर कैथोलिक स्पेन में है तो आप प्रोटेस्टेंट नहीं हो सकते, आप प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में है तो आप कैथोलिक नहीं हो सकते। बहुत परसिक्यूशन थी, और उसकी वजह से जो है वो कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं थी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर एक स्टेट रिलीजन है दैट इज कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, यू हैव टू फॉलो इट। अगर एक स्टेट रिलीजन है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, या इंग्लैंड है एंग्लिकन चर्च है, यू हैव टू फॉलो इट। आप उससे ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। फिर उस सोसाइटी में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था। आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि चर्च को चैलेंज करे, जो कि इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करे। किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ आप नहीं कर सकते थे। ये जो चीज़ें हम आज इतना ग्रांटेड लेते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर किसी का अपना राइट है कि वो जो मर्जी
जो है रिलीजन फॉलो करे, वो जो मर्जी बात करे, वो क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मिड ईवल जो यूरोप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी अंडरस्टैंड एनलाइटनमेंट फिलॉसफी। बहुत ही शदीद ऑप्रेसिव सोसाइटीज़ थी हैं। So this is the mindset that is going on at that time. That is the kind of socio-political system that is in place in Europe. और लोग जो थे वो सप्रेस थे। इसमें मैक्सिमम जिनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी थी, पावर थी, रिसोर्सेज थे, दैट वाज द मोनार्क और द नोबल्स। जो मेजॉरिटी थी लोगों की, जो पीपल दैट वर बिलो द नोबल्स एंड मोनार्क, दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड। हाईली रिलीजियस सोसाइटीज़, हाईली ऑप्रेसिव सोसाइटीज़। और ये जो है चेंज होना शुरू हुआ एनलाइटनमेंट फिलॉसफी के बाद। तो एनलाइटनमेंट फिलॉसफी जो है इट केम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इन यूरोप। और एनलाइटनमेंट फिलॉसफी is a reaction to the prevailing socio-intellectual political system in Europe। और ये enlightenment philosophy इसलिए भी बहुत relevant है यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कि ये सारी सोच, ये सारे आइडियाज़ बाद में जो यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं यूएस के, वो सारे ये आइडियाज़ पिकअप करेंगे और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेड भी करेंगे। तो एनलाइटनमेंट फिलॉसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उसके पीछे सोच क्या थी। ये सवाल भी आ सकता है कि द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ child of enlightenment philosophy or the US is the result of enlightenment philosophy। ये सारे के सारे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड enlightenment philosophy। और enlightenment philosophy को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूरोप के माइंडसेट को इस टाइम पे समझें। वो हमने बात की कि बहुत ऑप्रेसिव सोसाइटीज़ थी, बहुत शदीद ऑप्रेसिव सोसाइटीज़ थी, सारी पावर बादशाह के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी, एब्सोल्यूटिज्म थी, वही जज है, वही ज्यूरी है, और किसी किस्म की कोई जो है वो लोगों को राइट्स नहीं हासिल थे। सो enlightenment philosophy comes in this context and these are different philosophers of enlightenment philosophy। हर किसी ने different बात की, और उनको जब हम देखेंगे तो हमें एक ओवरऑल एक पिक्चर समझ में आना शुरू होगी कि क्या बातें हुई। सबसे पहले देखें जॉन लॉक। ये जॉन लॉक हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये जो आज वर्ड हम इतना सुनते हैं लिबरलिज्म, ये इसके बानी माने जाते हैं जॉन लॉक। सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इनकी डिफरेंट थीरीज थी। इन्होंने कहा कि ही रिजेक्टेड द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थीरी, कि ऐसी कोई बात नहीं। जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, जो रूल करने की लेजिटिमेसी है एक गवर्नमेंट के पास आती है, वो लोग देते हैं ऊपर गवर्नमेंट को, ना कि वो कोई डिवाइनली होती है। मतलब इनका कहने का मकसद ये था, इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये थी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है कि लोग हैं, ये आपकी आवाम है फ़र्ज़ करें, और ये जो अवाम है ये मिल के अपने थोड़े से नेचुरल राइट्स दे के एक गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट तो ये बॉटम टू टॉप जो है वो गवर्नमेंट बन रही है, और गवर्नमेंट लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है, लोग उसको बनाते हैं, ना कि बादशाह को कोई जो है वो डिवाइन पावर उसको ये पावर दे दी है। तो जॉन लॉक came up with this idea, he rejected the divine right of kings and he came up with the idea of natural rights, कि natural rights होते हैं हर इंसान के पास और हर इंसान naturally free है। liberty का मतलब आज़ादी होता है। तो पूरी liberal philosophy revolves around the idea of freedom। तो इन्होंने कहा कि देखें लोग नेचुरली फ्री होते हैं, उनके ऊपर आप अगर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो आपने जस्टिफाई करनी है, ना कि आपने लोगों की ऊपर रिस्ट्रिक्शन को किसी डिवाइन तरीके से जस्टिफाई करना है। तो ये इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भी बात की, डिवाइन राइट को रिजेक्ट किया कि जो लोग होते हैं एक जगह पे रहने वाले, उनके नेचुरल राइट्स होते हैं जो कि नेचर ने उनको दिए हैं, और वो नेचुरल राइट में फ्रीडम आ जाती है। वो अपनी फ्रीडम और अपनी नेचुरल राइट्स को थोड़ा सा टूल इन करके
जो हैं वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपस में लोग कॉन्ट्रैक्ट करके एक गवर्नमेंट बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऊपर से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इन पर मुसलत की जाए। तो ये बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था इस टाइम पे, बड़ा डिफरेंट आइडिया था। ये एनलाइटमेंट फिलोसफी के एक बड़े इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं जिनकी हमने बात की। फिर हम देखते हैं वोल्टायर। वोल्टायर जो है ही इज रियली फेमस फॉर हिज ideas about freedom of speech, freedom of religion, and the idea of separation of church and state. ये बड़ा एक important concept है, separation of church and state। कैसे important है? देखें, divine right of kings की theory के तहत कोई सेपरेशन नहीं थी। जो सारी लेजिटिमेसी थी बादशाह को, वो ऊपर से खुदा दे रहा था पोप के थ्रू या चर्च के थ्रू। तो देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। सारी की सारी आपकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इज कमिंग थ्रू रिलीजन। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी किंगडम्स थी, प्रिंसिपैलिटीज़ थी, उनकी कोई ना कोई जो है वो एक एफिलिएशन थी रिलीजन की तरफ, या प्रोटेस्टेंट थे या कैथोलिक्स थे, और बड़ी ही शदीद रिलीजियसली जो है वो परसिक्यूट किया जाता था। जैसे स्पेनिश इंक्विजिशन हमें पता है, कोई भी बंदा रिलीजन के खिलाफ बात करता था तो उसको बहुत ब्रूटली ट्रीट किया जाता था। तो ये इन्होंने एक आइडिया दिया कि देयर मस्ट बी अ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये आइडिया आज आपने सुना है कि आज कितना कॉमन है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि किसका जो मर्जी रिलीजन है वो उसको फॉलो करने दिया जाए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनका बड़ा एक फेमस कोट भी है, और हमारी दफ़ा जो है वो CSS ऐसे में भी आया था कि आई डिसएग्री विद व्हाट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये मैंने अटेम्प्ट भी किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस पे। तो ये वोल्टायर हैं। तो आप देखें कि ये इनके आइडियाज थे। देन कम्स जॉन लॉक रूसो। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। जॉन लॉक ब्रिटिश थे और वोल्टायर भी फ्रेंच थे। तो हम रूसो की बात करें, रूसो जो है वो फ्रेंच थे। इनका बहुत इन्फ्लुएंस है बाद में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा। इनकी भी एक बुक है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोटेशन है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। कि इंसान पैदा तो आज़ाद होता है, फ्रीडम लेके पैदा होता है, लेकिन बाद में हर जगह बंदिश में है। तो ये एक नेचुरल फ्रीडम की बात करते हैं, ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और ये जनरल विल की बात करते हैं कि लोगों की जो मर्जी होती है सबकी, एक आवाम की, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और इनका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है वो बाद में इंस्पिरेशन होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये आपने ज़हन में रखना है कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था और फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये दो ऐसे रेवोल्यूशन हैं जो कि डायरेक्टली इस एनलाइटमेंट फिलोसफी की वजह से आए हैं। पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन आएगा, बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, बट बोथ विल हैव देयर रूट्स इन द एनलाइटमेंट फिलोसफी। और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं वो फ्रेंच हैं। अगले जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं वो हैं मॉन्टेस्क्यू। आज हम इतने यूज टू हैं इस आइडिया के कि जुडिशरी होती है, एक एग्जेक्टिव ब्रांच होती है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, पर हु केम अप विद दैट आइडिया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए? दिस मैन केम अप विद द आइडिया। सो मॉन्टेस्क्यू, अ फ्रेंच फिलोसोफर, ही कम्स अप विद द आइडिया कि जो पावर है वो स्प्लिट हो जानी चाहिए एक गवर्नमेंट की। देखिए इस टाइम पे क्या है कि एक बादशाह है, उसी के हाथ में सारी पावर है, वो ही लेजिस्लेट भी कर सकता है, वही जो है एग्जीक्यूट भी कर सकता है अपने लॉज को चेंज भी कर सकता है, वही जज है। मतलब एक बादशाह के पास वो सारी पावर्स हैं। उसके पास कोई बंदा आ रहा है, कोई जुडिशियल डिसीजन है, ही कैन जस्ट ओवरटर्न एनी जुडिशियल डिसीजन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कुछ नहीं है, सारी पावर्स एक बंदे के पास कॉन्सेंट्रेटेड हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म, कि एब्सोल्यूट पावर्स उसके हाथ में है। सो ही कम्स अप विद द आइडिया कि जो गवर्नमेंट है ना, उसको उसकी पावर्स को सेपरेट कर दें। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स, के पावर्स को सेपरेट करें और उनका आपस में चेक एंड बैलेंस हो। जब इन पावर्स को आप सेपरेट करेंगे, एक बंदे के हाथ से निकाल के उसको स्प्लिट कर दें कि लेजिस्लेटिव अलग हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अलग हो जाएगी, ठीक है, और जो जुडिशियल है वो अलग हो जाएगी। इससे होगा क्या कि एब्यूज ऑफ पावर नहीं होगी, जो कि बादशाह करते थे, एब्यूज ऑफ पावर। तो ये एक सिस्टम है, किसी एक बंदे के हाथ में पावर नहीं होती। आज देखिए सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स इस सिस्टम पे ही चलती हैं।
पावर्स को स्प्लिट कर दिया जाता है। अब आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट लॉज नहीं बना सकती, सुप्रीम कोर्ट से लॉज को इंटरप्रेट कर सकती है, उस पर डिसीजन दे सकती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच लॉज नहीं बना सकते, वो लेजिस्लेचर बनाता है, आपकी जो पार्लियामेंट होती है। और इस तरह से है वो पावर्स स्प्लिट हुई हुई होती हैं। इस तरह किसी भी एक बंदे के हाथ में सारी पावर्स नहीं आ जाती। तो ये मॉन्टेस्क्यू ही केम अप विद द आइडिया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनकी यहाँ पे पिक्चर नहीं है, ये एक अमेरिकन थे, मतलब उस टाइम की जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की उसमें थे। और ये भी बड़े एक इम्पॉर्टेंट हैं, ये एक साइंटिस्ट भी थे। इस टाइम पे साइंस पे भी काम हो रहा था। न्यूटन इस टाइम के ही एक साइंटिस्ट हैं। तो एक थिंकिंग, एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो एक कॉलोनीज के लीडर थे, बाद में इनका एक रोल भी होगा। और ही इज़ फेमस विद दैट काइट एक्सपेरिमेंट, जो बिजली वहाँ से इन्होंने एक मेटल की तार से काइट उड़ाई और उससे बिजली जो है उसमें अट्रैक्ट हुई। तो उन्होंने ये इस किस्म के एक थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। इनके पेंसिल्वेनिया गैजेट भी, उसमें भी ये अपने आर्टिकल्स लिखते थे। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो लीडर थे। फिर थॉमस पेन है, इनका एक बड़ा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है अमेरिकन रेवोल्यूशन पे कि ये भी कॉलोनिस्ट थे, मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज में रहते थे। अमेरिकन कह लें, तब तक अमेरिका तो नहीं था, लेकिन कॉलोनिस्ट थे। इनका एक जो है पैम्फलेट था कॉमन सेंस, और इसमें जो है वो इन्होंने आर्ग्यू किया कि कैसे एक इगैलिटेरियन गवर्नमेंट, एक इक्वालिटी बेस्ड गवर्नमेंट जो है उसके लिए हमें फाइट करना चाहिए, और एक गवर्नमेंट इस तरह एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि किस किस्म की एक ओवरऑल पिक्चर बिल्ड होती है इस एनलाइटमेंट फिलोसफी की। हमें समझ आती है बड़ी ह्यूमन सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक जो है वो एक अप्रोच है, और लोगों के राइट्स की बात हो रही है, अब्यूज ऑफ पावर को चेक करने की बात हो रही है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात हो रही है, चेक ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो रही है, डिफरेंट राइट्स की बात हो रही है। तो ये एक ओवरऑल आप देखेंगे कि एक थिंकिंग डेवलप हो रही है बड़ी डेमोक्रेटिक किस्म की। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न लिबरल सोसाइटी दैट वी करंटली लिव इन। कोई दुनिया का आइन इस वक्त उठा लें, पाकिस्तान का आइन उठा लें, आप देखेंगे कि आपको एनलाइटमेंट फिलोसफी के आइडियाज़ मिलेंगे। पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, पाकिस्तान के उसमें गवर्नमेंट में आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलता है, सारे राइट्स भी हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के रूल ऑफ लॉ है, एक लॉ है जो पूरे मुल्क को रूल करता है। ये सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं वो एनलाइटमेंट फिलोसफी से ही आए हैं। तो ये जो सारी थिंकिंग है ये कॉलोनिस्ट को भी इन्फ्लुएंस करी थी, और जो कॉलोनिस्ट थे, जो कॉलोनीज़ में रहने वाले लीडर्स थे, जो लोग थे, उनको बहुत इन्फ्लुएंस करी थी। और इवेंचुअली जब ब्रिटेन की कॉलोनीज, ब्रिटेन यहाँ पे कुछ ऐसी एब्सोल्यूट किस्म की मेजर्स लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ के लोग रिबेल करेंगे। तो ये एक सोच है जिसने बड़ा ही हेविली इन्फ्लुएंस किया कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इस टाइम पे होता है, इवेंट कह लें, इसे एक सोशल फिनोमिना कह लें, सोशल फिनोमिना, वो है द ग्रेट अवेकनिंग। और ग्रेट अवेकनिंग क्या चीज़ है कि 1730s में क्या होता है कि एक रिलीजियस आउटबर्स्ट होता है, एक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स हैं, और एक प्रोटेस्टेंट रिवाइवलिज्म की एक जो है वो मूवमेंट स्टार्ट होती है। और इसमें बड़ी ही फायरी किस्म की स्पीचेस, फायरी किस्म की एक जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक प्रीचर हैं, वो प्रीच कर रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से एक बड़ी इमोशनली चार्ज किस्म की एक मूवमेंट स्टार्ट होती है। इससे होता क्या है कि लोगों के अंदर एक इमोशनल किस्म की अप्रोच आती है, एक और तरह की एक रिगर आता है, और उनके अंदर एक और तरह का जो है वो चेंज आ जाता है। मतलब ये एक, आप इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस इस तरह से आता है कि द रिलीजन बिकम्स क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक, कि वो जो एक स्टेट रिलीजन, वो जो एक सेंट्रल कंट्रोल की बात थी, उससे थोड़ा सा ये ब्रेक फ्री करते हैं, बड़े इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात आती है। सो विद दैट कम्स अ काइंड ऑफ फ्रीडम, विद दैट कम्स अ काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि एक अमेरिकन सोच डेवलप करने में इस एक रिलीजियस रिवाइवलिज्म का भी बहुत हाथ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पे होती है, विच वी नीड टू कीप इन माइंड,
दैट इज द पॉलिसी ऑफ सैल्यूटरी निग्लेक्ट बाय द ब्रिटिश। अब ये क्या चीज है सैल्यूटरी निग्लेक्ट? देखें, हमने देखा कि 1607 में पहली कॉलोनी बनी जेम्स टाउन में। जेम्स टाउन था और कॉलोनी वर्जीनिया थी। यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की एक स्टोरी। अब 1607 में ब्रिटिश कॉलोनी बन गई वर्जीनिया में, ये आप देखें, फिर दूसरी कॉलोनीज भी बन गई और इवेंचुअली 13 कॉलोनीज ब्रिटेन की यहाँ पे बन गई थी। तो ये ब्रिटेन की कॉलोनीज, और कुछ जो थी वो प्रोप्राइटरी कॉलोनीज थी। प्रोप्राइटरी मतलब कि वो इंडिविजुअल ओनर्स की थी, कुछ जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज की थी। लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिश का ही उसके ऊपर कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये जो सैल्यूटरी निग्लेक्ट पॉलिसी थी वो ये थी कि दे चोज टू इग्नोर कि इन कॉलोनीज में क्या हो रहा है, और एक तरह की सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही थी, क्योंकि बहुत डिस्टेंस था ब्रिटेन का इन कॉलोनीज का। मैक्सिमम जो यहाँ की कॉलोनीज थी वो अपने जो मामलात थे अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ये खुद डील कर रहे थे, और इनको ब्रिटेन जो है वो इतना कंट्रोल नहीं करता था। ओवरऑल चीज़ों को देखता था, लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पे फ्रीडम थी। एक चीज़, एंड दे चोज टू इग्नोर, माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे थे इनकी पॉलिसीज, और ट्रेड कर सकते थे दूसरी जगहों से। इस तरह हुआ क्या कि दीज कॉलोनीज वर enjoying a lot of freedom, a lot of political freedom, और ट्रेड कर सकते थे, अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकते थे। Now this is known as salutary neglect, कि neglect करी थी, neglect not in the negative sense but you can say ignore, और को डायरेक्ट ज़्यादा रोल प्ले नहीं करी थी, उनको एक अपना फ्री हैंड दिया होता। अब उससे होता क्या है कि जब इवेंचुअली ब्रिटेन विल ट्राई टू रीगेन कंट्रोल, जब वो कोशिश करेगी कि मैं अपनी सैल्यूटरी निग्लेक्ट की पॉलिसी ख़त्म करूं, एंड आई वुड लाइक टू टेक बैक कंट्रोल, मैं सख्ती करूं, मैं टैक्सेशन करूं, मैं इनको कंट्रोल करूं, मैं इनके लिए पॉलिसीज़ बनाऊं, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा। तो सैल्यूटरी निग्लेक्ट की पॉलिसी इज़ जनरली मार्क्ड फ्रॉम 1607 टू 1763। अब देखिए इन सारी चीज़ों की आपस में लिंक क्या है। इन सारी चीज़ों का लिंक इस तरह से है कि वी आर डिस्कसिंग कि एक सोच कैसी डेवलप हुई कॉलोनीज में, उनके एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या थी, उनकी कल्चरल डेवलपमेंट क्या थी, उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या थी। तो उसमें हमने सबसे पहले बात की कि एनलाइटमेंट फिलॉसफी जो यूरोप में थी, जो ब्रिटेन में थी, उसका एक इन्फ्लुएंस आ रहा था। फिर एक रिलीजियस रिवाइवलिज्म, जिसकी वजह से एक और इंडिविजुअलिज्म आ रहा था, एक और नई सोच आ रही थी। फिर हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट कंट्रोल की पॉलिसी नहीं थी ब्रिटिश की, उसकी वजह से उनको एक फ्रीडम की आदत हो गई, सेल्फ गवर्नमेंट की आदत हो गई हुई थी, छोटे छोटे उनके इंस्टीट्यूशंस